टेक्नोलॉजी हमारा नौकर है। वी आर द मास्टर्स, टेक्नोलॉजी इज आवर सर्वेंट। क्या आपको लगता है अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो ये जो 2025 के बाद 2026 का जो प्रोडक्शन निकल करके आएगा वो भी मस्टर्ड का बेहतरीन रह सकता है? करेक्ट। अमेरिका इंडिया के ऊपर दबाव डाल रहा है जीएम सीड अपनाने के लिए। क्या आपको लगता है कि देश के अंदर में जीएम सीड्स अलाउ होने चाहिए? सरकार को इमोशंस के बजाय साइंस बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए। सोयाबीन इंडस्ट्री, डीओसी इंडस्ट्री, ये काफ़ी प्रेशर के अंदर में। तो बहुत बड़ा सवाल है आपका, इसका इतना आसान जवाब तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। बट वी हैव फेल्ड टू प्रमोट सोयाबीन एज अ फूड प्रोडक्ट। इस उद्योग ने किया नहीं पिछले 10, 12, 15 साल में। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं तेलों पर खास पेशकश। तेलों की अगर हम बात करें, हाल फिलहाल के अंदर में खाद्य तेलों की कीमतों में जो इजाफा देखने को मिला है, क्या वो बदस्तूर जारी रहेगा? 2025 के अंदर में तिलहनी फसलें क्या स्तर दिखा सकती हैं? इंटरनेशनल सिनेरियोज क्या कहते हैं? और साथ ही सरकार का जो तिलहनी फसलों के ऊपर पे आत्मनिर्भरता का जो अभियान है वो कब तक पूरा होते हुए दिखाई देगा? इन सब हम मुद्दों के ऊपर पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में खास तौर के ऊपर पे एग्रीकल्चर और साथ ही साथ तिलहनी फसलों के खास जानकार जी चंद्रशेखर साहब मौजूद हैं। चंद्रशेखर साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे, ट्रेड वॉर वर्सेस एग्री वॉर, इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर में हम देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका ने ट्रेड वॉर के जरिए अपनी एग्रीकल्चरल जो ताकत है उसको डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर पे इम्पोज करने की कोशिश की है। भारत के अंदर में डेयरी प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ में जीएम सीड्स वो अलाउ करवाना चाह रहे हैं। जीएम सीड्स की अगर मैं बात करता हूँ, पर्टिकुलरली मस्टर्ड, फिर इसके साथ साथ में आपके पास में सोयाबीन, इस बदलते हुए सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि देश के अंदर में जीएम सीड्स अलाउ होने चाहिए? इसके साथ में एक और एडिशन करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के अंदर में पंजाब गवर्नमेंट का ये फैसला आया था, इसको एक डिस्कशन कह सकते हैं, कि उन्होंने ये संकेत दिया है कि मेज़ के अंदर में वो जीएम सीड को अलाउ कर सकते हैं। तो इसको किस प्रोस्पेक्टिव के साथ आप देखते हैं? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल है आपका, इसका इतना आसान जवाब तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। बट फिर भी मैं इस क्षेत्र से लगभग 4 दशकों से जुड़ा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ तो जानकारी है इस क्षेत्र के बारे में जी। तो 2 या 3 चीज़ है। हमारा तिलहन और खाद्य तेल का क्षेत्र हम देखेंगे, पिछले 40 साल में हमारा उत्पादकता में, यील्ड में कोई वृद्धि नहीं आई है। तो हम ऐसे कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल, ऐसे ही चलते आ रहा है, ऐसे ही चलते आ रहा है। 30 साल पहले सोयाबीन का जो यील्ड पर हेक्टर था लगभग 1 टन, अभी भी वो लगभग 1 टन ही हो रहा है। तो मगर हमारी आबादी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, तो हमें आयात करना पड़ता है। तो हम लगभग 35 से 40 लाख टन का सोयाबीन तेल का हम आयात करते हैं। ओके। ये जो 40 लाख टन का सोयाबीन है वो लगभग 200 लाख टन का सोयाबीन हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं 40 लाख टन का, उसका एक्विवेलेंट है 220 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन, यानी 200 लाख टन का सोयाबीन हम इनडायरेक्टली ऑयल का रूप में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके। तो अभी प्रस्ताव ये है कि ये जो ऑयल सीड क्षेत्र में, तिलहन क्षेत्र में एक क्रांति चाहिए हमें, नहीं तो हमारा आत्मनिर्भरता के ओर हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाना चाहिए इस क्षेत्र में। वैसे हमारा पूरा कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी चाहिए, मगर खास करके तिलहन क्षेत्र में हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज लाना है। एक है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, चौथा है न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पांचवा है नैनो टेक्नोलॉजी, छठा है डिजिटाइजेशन, सातवां है फील्ड रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतने टेक्नोलॉजीज हैं
हमें सबको लाना है और हमें इसे याद रखना है कि टेक्नोलॉजी हमारा नौकर है, वी आर द मास्टर्स, टेक्नोलॉजी इज आवर सर्वेंट। तो हम उसको उस सर्वेंट के पास से अच्छा काम करा के लेना चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें एक सही एक माहौल बनाना चाहिए, सही पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारे लिए चाहिए। और इसका जो आरंभ होगा हमारा सही पॉलिसी सपोर्ट, सही इन्वेस्टमेंट सपोर्ट और सही रिसर्च सपोर्ट, ये तीनों मिल करके जब आते हैं तो इस क्षेत्र में तिलहन और खाद्य तेल का क्षेत्र में धीरे धीरे परिवर्तन आ सकता है। हमारा किसान शायद अनपढ़ हो सकता है मगर वो अनाड़ी नहीं है, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। वो टेक्नोलॉजी सीड हम उसको देंगे तो उसका उपयोग करेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ना चाहिए। आप इसका बीटी कॉटन का आप उदाहरण लीजिए, 2002-2003 में 20 साल पहले बीटी कॉटन हमने अब कमर्शियलाइज किया हमारा देश में। जब हमारा उत्पादन कॉटन का था 170 लाख गांठ बेल्स, वो डबल हो गया 10 साल के अंदर। तो वो चमत्कार है, दैट्स द काइंड ऑफ पावर दैट टेक्नोलॉजी हैज। तो उस टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना है। मगर हमारे देश में कहीं ऐसे तत्व है जो दे आर नॉट इन फेवर ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको इसका जो ऑपोजिशन है, विरोध करते हैं, इट इज नॉट साइंस बेस्ड, देयर इज नो जस्टिफिकेशन, मगर एक ज़्यादा इमोशनल आर्गुमेंट हो गया है। तो सरकार को इमोशंस के बजाय साइंस बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए, डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना चाहिए। और देशों में क्या क्या क्रांति आई है सोयाबीन उत्पादन में, मक्का उत्पादन में, रुई यानी कॉटन प्रोडक्शन में, वो सब हमें देख करके हमें वी शुड अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, वी शुड अडॉप्ट मल्टीपल टेक्नोलॉजी। हमारा कृषि क्षेत्र के लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि 3 बड़े चुनौतियां हैं हमारा कृषि क्षेत्र के लिए। एक है लैंड कंस्ट्रेंट, जमीन नहीं है हमारा पास। दूसरा है वाटर शॉर्टेज, पानी की बहुत कमी आने वाली है, सब लोग जानते हैं, लूमिंग वाटर शॉर्टेज। तीसरा है क्लाइमेट चेंज। तो एक तीनों मिल करके हमारा कृषि क्षेत्र का ऊपर काफी दबाव डाल रहा है। इससे हमें बाहर आना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का मदद हमें लेना पड़ेगा जरूर। इट इज पॉसिबल, राइट। अब आपने पूछा कि अमेरिका इंडिया के ऊपर दबाव डाल रहा है जीएम सीड अपनाने के लिए। हम अमेरिका को एक कहना चाहिए कि अमेरिका को हमें जीएम सीड सप्लाई नहीं करना है, उनसे टेक्नोलॉजी लेना है, राइट, ठीक है। जब ये बीटी कॉटन 2002-2003 में हमने कमर्शियलाइज किया था, कहीं भारत के बीज कंपनी को लाइसेंस मिला था मोंसांटो कंपनी से। वैसे अभी भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी जिसका पास भी है सोयाबीन का, वो इंडियन कंपनीज को दे नीड टू गिव लाइसेंस। तो हमारा देश का अंदर ही इस बीज का उत्पादन होगा, अगर हमें टेक्नोलॉजी खरीदना पड़ेगा, जैसे बीटी कॉटन में हुआ। तो होगा तो धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 साल में हमारा उत्पादन बढ़ने का संभावना तो बहुत बहुत अच्छा है। मगर सिर्फ सीड, जीएम सीड लगाने से कोई क्रांति नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जीएम सीड लगाओ तो हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। उसका साथ साथ हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रॉपर एग्रोनॉमी, न्यू प्लांटिंग टेक्निक्स, ये सब हमें अपनाना पड़ेगा, राइट। तो उसका फायदा जरूर हमें मिलेगा। अभी करंट इंटरनेशनल अगर हम सिनेरियोज की बात करते हैं तो प्रोडक्शन क्या आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड? अगर मैं पाम ऑयल की बात करूं, अगर मैं मस्टर्ड ऑयल की बात करूं, सोयाबीन की बात करूं, और इसके साथ साथ जो अभी हाल फिलहाल के अंदर में एक बूम देखने को मिला प्राइजेस के अंदर में, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है कि ये सस्टेन करेंगे यहाँ पर प्राइजेस? अभी जो एक उछाल आया है भाव में, वो खास करके
क्रूड ऑयल का भाव का आधार पे ये उछाल आया है। Okay. क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ऊपर से $75 प्रति बैरल, मगर अभी घट करके $70 से भी कम आ चुके हैं। मैं काफ़ी बेरिश हूँ क्रूड ऑयल भाव में। मैं मानता हूँ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ज़रूर $65 बिटवीन $60 and $65 अच्छा, में ट्रेड हो सकता है, नंबर वन। तो जब क्रूड ऑयल का भाव घटता है तो जो बायोडीजल के लिए इसका डाइवर्जन जो होता है उसमें जो इंसेंटिव है वो काफ़ी कम हो जाएगा। देयर विल बी नो मोटिवेशन टू डाइवर्ट, क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता मिलता है। जब क्रूड ऑयल का भाव ज़्यादा है तो सरकारें, इंडोनेशिया जैसे सरकारें मैंडेट करती है कि आप B20, B30, अभी B40 के बारे में भी वो बात कर रहे हैं। तो क्रूड ऑयल का भाव घट गया तो ये जो उसका असर हमें वेजिटेबल ऑयल मार्केट का ऊपर दिखेगा और बायोडीजल प्रोडक्शन का ऊपर भी हमें दिखेगा। और इंडोनेशिया जैसे देश जो पाम ऑयल डाइवर्ट करते हैं बायोडीजल के लिए, अभी भी बहुत मुश्किल से वो डाइवर्ट करते हैं B30, B35। अगर उसका जो फिस्कल बर्डन जो कहते हैं, फाइनेंशियल बर्डन, वो काफ़ी ज़्यादा है। वो झेल नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा फिस्कल बर्डन को। तो मैं इससे आगे वो B40 और B50 के बारे में तो बात करते हैं, क्योंकि उनको भाव को ऊपर लाना है, ऊपर रखना है। तो B40, B50 का तो बात करेंगे, मगर वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि जो कार्स जो बनते हैं, गाड़ियाँ जो बनते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल्स जो बनते हैं, उनकी जो क्षमता है टू अब्जॉर्ब बायोडीजल, वो भी काफ़ी लिमिटेड होता है। तो अब B40, B50, B60 का बात करोगे तो आपको पूरा इंजन बदलना पड़ेगा, which is not practical। तो जैसे क्रूड ऑयल का भाव घटता है, आगे जाकर के घटेगा, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो अनिश्चितता है वो ज़रा कम हो जाना भी चाहिए। हो गया तो और भी क्रूड ऑयल घटने का संभावना है, तभी वेजिटेबल ऑयल का भाव भी घटेगा। और ये जो बात चल रही है मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में कि उनका उत्पादन घट जाएगा, सही नहीं है। उनका उत्पादन नॉर्मल उत्पादन ही रहेगा, मगर एक हवा उन देशों से ऐसे एक हवा उत्पादन करते हैं कि भाव ऊपर ही रहेगा। तो वी शुड नो द रियलिटी, और उसके मुताबिक ही हमें हमारा जो व्यापार का निर्णय है लेना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 2025 के अंदर में जो हमने विंटर सीजन को देखा तो वो बहुत छोटा साइज था उसका, और उसका बेनिफिट लेकिन मस्टर्ड सीड को मिला। उसने प्रोडक्शन के अंदर में एक इजाफा किया। क्या आपको लगता है अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो ये जो 2025 के बाद 2026 का जो प्रोडक्शन निकल करके आएगा वो भी मस्टर्ड का बेहतरीन रह सकता है? करेक्ट। मेरा अनुमान में इसका एक अच्छा एक संकेत मिल रहा है अभी। मैंने अभी पिछले कई 10 दिन पहले ही और एक कॉन्फ्रेंस में बताया था कि एक कच्चा सा, एकदम हल्का सा संकेत आ रहा है कि एल निनो डेवलप हो सकता है। और उसका असर, मगर वो कितना माइल्ड होगा या कितना स्ट्रांग होगा अभी पता नहीं हमें। अगर वो होगा तो वील सी द इफेक्ट इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब मस्टर्ड की बुवाई होगी। ठीक है। तो उसका अभी हमें उसके ओर ध्यान देना है। वी नीड टू ट्रैक हाउ क्लाइमेट चेंज एंड वेदर कंडीशन आर गोइंग टू वर्क। मगर हमारा जो मस्टर्ड सीड है, सरसों है, उसका उत्पादकता बढ़ सकता है। हम टेक्नोलॉजी उसके अंदर लाना चाहिए। हमारा देश का अंदर ही वैज्ञानिक एक अच्छा GM सीड का एक रिसर्च करके they have come up with a good GM variety। उसे हमें जल्दी से जल्दी कमर्शलाइज करना चाहिए, और उसका ज़रूर हमें फ़ायदा मिलेगा। तो सोयाबीन और मस्टर्ड, ये जो बीज है उसमें हम टेक्नोलॉजी लाएंगे
तो ज़रूर हमारा देश के लिए फ़ायदा होगा। एक सोयाबीन के अंदर में एक बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन पैदा हुई है, क्योंकि प्राइसेस अंडर प्रेशर थे, Correct. काफ़ी दबाव के अंदर बिल्कुल। हमने भावों को देखा बिल्कुल। पिछले 3-4 साल से लगातार। अब एक और समस्या उसके सामने खड़ी हो गई, अब DDGS और DOC, ये देखिए दोनों क्रॉप्स बिल्कुल। फार्मर्स बरोबर है, ग्रो कर रहा है। अब अगर मेज की तरफ जाता है, ठीक है, तो मक्का दबाव में आता Correct, है, correct. मक्का की तरफ जाता है Correct. तो मेज, तो इसको आप माफ कीजिएगा सोयाबीन, Correct. इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि सोयाबीन इंडस्ट्री, DOC इंडस्ट्री, ये काफ़ी प्रेशर के अंदर में बिल्कुल इस एथेनॉल इंडस्ट्री की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऐसा है कि पार्डन में सेइंग दिस, Please. मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ, पर मैं मानता हूँ जो सोयाबीन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, दे हैव फेल्ड टू प्रमोट सोयाबीन एज अ फूड प्रोडक्ट। वो पूरा ये जो उद्योग है, सोयाबीन उद्योग है, वो एनिमल फीड का ऊपर एक्सट्रैक्शन ऑफ मील और एक्सपोर्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन के ऊपर ध्यान दिया है। हमारा देश में इतना बड़ा आबादी है, इतना कुपोषण है, हमें प्रोटीन चाहिए, सोयाबीन बहुत बड़ा प्रोटीन सोर्स है, इसको वी शुड कन्वर्ट दैट सोयाबीन इनटू फूड। उसके लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा, काफ़ी अवेयरनेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और इसमें काफ़ी रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में लाना पड़ेगा। वो इस उद्योग ने किया नहीं पिछले 10-12-15 साल में, सॉरी टू से, क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहे थे। वो ठीक था, वो ज़माने में एक्सपोर्ट हो चुका था, 30-40 लाख टन का एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल रहा था। बट अभी उनको न केवल लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री का ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अभी उनको सोयाबीन को दे शुड प्रोजेक्ट सोयाबीन एज अ फूड प्रोडक्ट, एज अ प्रोटीन रिच फूड प्रोडक्ट, तो उसका डिमांड तुरंत बढ़ सकता है। और उसके लिए बहुत काम करना है, उसके लिए अच्छा लीडरशिप चाहिए, उसके लिए जो एक दीर्घदर्शी लीडरशिप चाहिए, सोच डिफरेंट चाहिए। सोच अलग सोचना वो चाहिए। कहते हैं ना, खेती का मुनाफा खेत से नहीं जाता है, नहीं सोच से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मैं एक और चीज़ एडिशन करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो चीज़ कही कि इंडस्ट्री ने शायद यहाँ पर लैक किया है और वो सोच डेवलप नहीं की, जिसकी वजह से सोयाबीन को एज अ फूड नहीं बनाया जा सका। क्या आपको लगता है कि ऐसी जो भी कमोडिटीज़ हैं जिनको सरकार को, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो उसके लिए कमोडिटी वीक होना चाहिए, लाइक सोयाबीन वीक, तो उसके अंदर में रोड शोज करें वो, और ताकि अपनी कमोडिटी को वो प्रमोट करें कि सोयाबीन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसको किस तरीके से किया जा सकता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे देश ने योगा डे अनाउंस किया, तो उसका इफेक्ट हमने देखा, मदर डे, फादर डे, लाइक। मगर सिर्फ सोया वीक या और तिलहन का सप्ताह या जो भी आप बोलिए, वो मनाने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण काम हमें करना है रिसर्च, फूड रिसर्च, हाउ टू कम अप विथ नोवेल फूड प्रोडक्ट्स by using soybean and the protein that is contained in the soybean. उसमें अभी हमारा देश में है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTI, वैसे वहाँ उनको उनका पास जाना चाहिए इंडस्ट्री को। कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च चल रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में रिसर्च चल रहा है, उनको सरकार को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। गिव देम सम टैक्स रिबेट, गिव देम सम फिस्कल रिलीफ, इंसेंटिव, वो करके उन 5 साल के लिए उनको कुछ थोड़ा तो रिलीफ दीजिए, इंसेंटिव दीजिए, सो दैट दे कम अप विद न्यू प्रोडक्ट। वो जब प्रोडक्ट तैयार होता है मार्केट में, और उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस टेस्ट वगैरह, उसमें उसके अंदर भी बहुत कुछ है। क्या वो जो प्रोडक्ट हम खाते हैं उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी और बायो अब्जॉर्प्शन, कितना है उस प्रोडक्ट में, उसका कितना फायदा सेहत को मिलता है लोगों को, इसका सब रिसर्च करके फिर वो प्रोडक्ट जब तैयार है मार्केटिंग के लिए, जो आप कहते हो सोया सप्ताह या जो भी है, दलहन, तिलहन, वो सबका सप्ताह, जो भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फिर उसके पहले प्रिपरेटरी वर्क, प्रिलिमिनरी वर्क
काफ़ी हमें अभी करना चाहिए। प्राइजेस आपको क्या लगता है अपसाइड ही रहेंगे? मस्टर्ड जो है 9,000 10,000 भी जा सकती है, 5 फिगर्स टच कर सकती है। सोयाबीन आपको क्या लगता है और मूंगफली आपको क्या लगता है? मैं वैसे प्राइस फोरकास्ट अब तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कई 8 10 15 दिन हो गया मैं Fine. मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाया, आई वाज आउटसाइड द कंट्री। मगर मैं इतना कहता हूँ कि अभी जो अगस्त सितंबर अक्टूबर है, ये हमारे फेस्टिवल मंथ्स है, तो त्योहार के महीनों में इस सीज़न में काफ़ी डिमांड बढ़ेगा और हमारा अगला फसल सितंबर का बाद ही आएगा। ठीक है। तो ट्रेडिशनली अगस्त और सितंबर महीने में Price इस सबको up एक जाएगा। थोड़ा उछाल मिलता है। मगर आप सोया को देखिए, सोया का भाव तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम है। कम है। और हमारा जो खाद्य तेल का जो स्टॉक पड़ा है हमारे पास, लगभग 20 लाख या 22 लाख टन का स्टॉक पड़ा है। ठीक है। तो वो भी अभी सब दैट विल ऑल बी निकलेगा, right. कंज्यूम हो जाएगा। और पाम का जो पीक प्रोडक्शन सीजन अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है। तो तभी तक हमें जितना भी हम ज़्यादा खरीद सकते हैं उतना हमें खरीद के स्टॉक बिल्डिंग करना चाहिए। ओके। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो ऑयल सीड हार्वेस्ट है, अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, हमारा भारतवर्ष हो, सबका ऑयल सीड हार्वेस्ट भी सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। और मैं मानता हूँ क्रूड ऑयल प्राइस घटने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक तो है। हम ये सब डाल करके हम देखेंगे, तो मैं मानता हूँ कि कोई बड़ा उछाल नहीं आएगा। मार्केट प्राइसेस विल बी फर्म। शायद थोड़ा घटने का भी संभावना है। अच्छा। मार्केट प्राइस में। ओके, तो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे भी आ सकती है बाजार। मगर इसमें एक खास फैक्टर है हमारा आयात में, इज द रुपी वैल्यू। रुपया का क्या हालत होगा, क्या रुपया कमजोर होगा या रुपया मजबूत होगा, पता नहीं। बट माई कॉल इज 85 to 86 रुपीज टू $1। ओके। ओबेसिटी एक बड़ा इशू और गवर्नमेंट इसको बड़ा प्रमोट कर रही है। अब तो हम देखते हैं कि कई जगहों के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइंस और बड़े बड़े शोज हो रहे हैं कि समोसा और जलेबी आप मत खाइए क्योंकि डीप फ्राइड है। तो डीप फ्राई के ऊपर पे फोकस है, तो इससे आपको लगता है कि जो एडिबल ऑयल डिमांड है उसके ऊपर पे इफेक्ट आएगा, और जो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम कम से कम जो इंपोर्ट है एडिबल ऑयल्स का उसको नीचे लेकर के आ पाए, और जो विजन है कि आत्मनिर्भर भारत, उससे भी कहीं ना कहीं मीट हो। मैं मानता हूँ ये जो हम कहते हैं कि जो पीपल हु आर ओबेस, जो क्या कहते हैं हिंदी में, मोटापन, तो उसे तो कम करना चाहिए। क्या हम जाके उनको बोलेंगे कि तुम कम तेल खाओ, कम चीनी खाओ? वो शायद जानते हैं अभी। और वैसे मोटापन ज़्यादा करके अमीर लोगों का पास है। अमीर लोगों का पास शायद ज्ञान है, पैसा भी है, और हम जाके क्या समझाएंगे? वो खुद हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में जानते हैं। और ख़ास करके कोविड का बाद, लॉकडाउन का बाद, there is a renewed health consciousness and health awareness amongst people. तो उनको जाकर के हम बोलेंगे आप हर महीने में 3 किलो आप तेल खाते हो, सो कम करो 2 किलो खाओ। वो खुद मालूम है उसको कि उसे कम करना है, हम बोलने से नहीं होगा। मगर ऑन दी अदर हैंड हमारा देश में इजीली 40-50 करोड़ लोग कुपोषण से पीड़ित है। उनको तेल चाहिए, उनके लिए हमें तेल सप्लाई करना है। तो अभी जो अमीर लोग अपना कंजम्पशन कम करेंगे, उससे कोई बड़ा हमारा लिए सेविंग नहीं बनेगा। मगर हमें ज़्यादा डिमांड गरीब लोगों के लिए उत्पादन करना चाहिए। उनका भी पर कैपिटा कंजम्पशन लगभग 8, 9 या 10 किलो होगा, उनको 20 किलो तक कंज्यूम करना चाहिए। आप सोचिए, उनका कंजम्पशन 10 किलो से 15 किलो भी हो गया, हमारा शॉर्टेज कितना बढ़ेगा, हमें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो नैरेटिव है मोटापन को कम करने के लिए, कम तेल खाओ, जो आदमी मोटा है वो जानता है खुद उसे क्या करना है, हम क्या जाके समझाएंगे उसको। मगर
मुझे उसका बारे में चिंता नहीं है। मुझे जो जिसको निचले उसकी स्तर पर है, उनका requirement है। कुपोषण है, उनके बारे में ज़्यादा चिंता है। उनको हमें कम दाम में, सब्सिडाइज भाव में तेल देना चाहिए थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क। कौन सा एडिबल ऑयल आपको लगता है या तिलहनी फसल आपको लगती है कि इसके अंदर में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट हो सकता है, मुनाफा हो सकता है? सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, किस में लगता है? हमारा देश में जी, मैं मानता हूँ हमें फोकस करना है हाई ऑयल कंटेंट ऑयल सीड्स। ओके। हाई ऑयल कंटेंट ऑयल सीड्स मूंगफली है, सरसों है, सूरजमुखी 40-40%, 35-40%। सोयाबीन में सिर्फ 18% तेल है। तो सोया देयरफॉर हमारा देश में तेल की कमी है। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तेल उत्पादन करने के लिए सूरजमुखी, सरसों और मूंगफली, इस तीनों तिलहन का ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इज़ नंबर 1। नंबर 2, हमारा देश में जो हम ट्रॉपिकल कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारे यहाँ सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी, तीन हार्वेस्ट हम ले सकते हैं। 3 बार फसल ले सकते हैं। मगर मैं देख रहा हूँ पिछले 8, 10, 12, 15 साल में सूरजमुखी का उसका क्षेत्र कम होते जा रहा है, क्योंकि ध्यान देने के लिए कोई है ही नहीं। व्हाट इज ICAR डूइंग, व्हाट इज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डूइंग, क्या कर रहे हैं? और सूरज सनफ्लावर, सच अ ग्रेट क्रॉप, सच अ गुड ऑयल सीड, सच अ गुड ऑयल, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हम? ध्यान देना चाहिए। और फिर तिल, अगर तिल ज़्यादा खाता नहीं है, बट फिर भी तिल इज ऑल्सो अ वेरी वेरी हेल्दी ऑयल, हाई ऑयल कंटेंट। प्रॉफिट अभी किसमें ज़्यादा हो सकता है 2025 नहीं, अभी आजकल आप देखोगे तो मूंगफली में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मूंगफली इज डाइवर्टेड फॉर एडिबल पर्पस। मूंगफली तेल के लिए ज़्यादा बनता नहीं है आजकल, तो एडिबल नट बन जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी उसमें है। मगर हम आगे जा कर के देश का प्रॉफिटेबिलिटी, देश के लिए जो प्रॉफिटेबल होगा वैसे हम देखेंगे। तो मैं मानता हूँ सूरजमुखी, ग्राउंडनट और मस्टर्ड, तीनों में जो हाई ऑयल कंटेंट है, इसको हमें बढ़ावा देना है। मूंगफली की आपने बात की, उसमें मुनाफा जो है वो ये सुनने में आया है कि आप जो ऑलिव ऑयल लेते हैं उससे ज़्यादा है। और हमारे देश के अंदर जो मूंगफली गुजरात साइड में पैदा होती है, दैट इज़ हाईली उसकी कह लीजिए प्रोटीन वाइज, फाइबर वाइज और क्वालिटी प्रोडक्ट है, और सुपर फूड की तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। तो कहाँ पे आपको लैक दिखता है कि अगर उसमें मुनाफा ज़्यादा है और वो ऑलिव ऑयल से ज़्यादा बेटर है, तो उसको वो प्रीमियम क्वालिटी का प्राइस क्यों नहीं मिल पा रहा? नहीं, वो कंज्यूमर अवेयरनेस यही आता है। हमारा देश में सभी कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव, प्राइस कॉन्शियस है। तो लॉजिकली एक प्रीमियम तेल होगा तो उसका प्रीमियम भाव मिलना चाहिए। मगर हमारा देश में इतना कंपटीशन हो गया है, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, कपास का तेल, पाम ऑयल, पाम ओलिन, सनफ्लावर ऑयल, इतना कंपटीशन हो गया कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसको प्रीमियम नहीं मिल रहा है। एंड देयरफॉर वो जो प्रोड्यूसर है वो प्रीमियम प्रोडक्ट का, उसे निश मार्केट, वेरी स्पेशल मार्केट उनको आइडेंटिफाई करके उनको बेचना पड़ेगा। So it is possible, but it needs lot of market research. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर साहब, आपने तमाम जानकारियाँ शेयर की। और पूरी डिस्कशन के दौरान एक चीज़ तो ये पता चली कि मूंगफली का जो फ्यूचर है, अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक मुनाफा दिखाई देता है। और वेदर कंडीशंस क्या रहेंगी, जैसा कि चंद्रशेखर साहब ने बताया कि अल नीनो के सेंटीमेंट संकेत दिखने लगे हैं, और उसका अगली क्रॉप साइकिल के ऊपर पे हम इम्पैक्ट देख सकते हैं, तो उसको भी यहाँ पर कंसीडर करना बेहद ज़रूरी रहेगा। बहरहाल इस पेशकश के अंदर में इतना ही। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।